वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 कंप्लीट करेंगे। कुछ प्रोविजंस हैं जो मैं आपको आज की क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। जो प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं हम। देय होते ही भुगतान। जब भी पेमेंट ड्यू होता है तत्काल उसका भुगतान करना पड़ता है। फिर पूर्ण दावा स्वीकार ना करने पर अस्थायी या अंतरिम भुगतान। मान लीजिए जो श्रमिक डिमांड कर रहा है और सेवायोजक अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको जितना सेवायोजक एक्सेप्ट कर रहा है उसको अस्थायी या अंतरिम भुगतान करना पड़ता है। पेमेंट प्रोविजनल पेमेंट व्हेन फुल क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द शेयर होल्डर। फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट है भुगतान में त्रुटि की दशा में ब्याज तथा दंड। इंटरेस्ट और पेनल्टी इन कंडीशंस ऑफ एरर इन पेमेंट। अगर ऐसा किया जाता है तो 12% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट का या ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा उसे सेवायोजक का, और उसके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है जो कि 50% से अधिक नहीं हो सकता है, जो भी राशि उसको देनी है। फिर आता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग वेजेस। मेथड्स की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम में तथा इसके उद्देश्य के लिए मासिक मजदूरी का आशय 1 महीने की सेवा से है। मंथली वेजेस क्या होते हैं? 1 महीने की सेवा के लिए चुकाई जाने वाली जो मजदूरी होती है उसे हम मासिक मजदूरी कहते हैं, और अथवा किसी अन्य समय विधि के हिसाब से कार्य अनुसार चुकाई जाती है। ऐसी मजदूरी की गणना धारा 5 में के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार होती है। अब देखते हैं हम इसकी गणना कैसे होती है। कम से कम 12 महीने की निरंतर सेवा अगर उस व्यक्ति ने दी है तो उसकी मासिक मजदूरी। इसमें मंथली वेजेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पिछले 12 महीने में देय हुई ग्रॉस मजदूरी, जिसको अपन बोलते हैं सकल मजदूरी, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारी मासिक मजदूरी आ जाएगी। फिर सेकंड आता है 1 माह से कम के निरंतर सेवा की दशा में। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 महीने से कम कार्य करा है तो उसका हम मंथली वेजेस कैसे निकालेंगे? तो वो जो हमने उसको मंथली मजदूरी दी है उसके आधार पर, या सिमिलर एम्प्लॉय की हम देखेंगे कि मंथली वेजेस क्या हो रही है उसका औसत करके उसको मल्टीप्लाई करके 12 से, और उसका औसत करके हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हम देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए, मासिक मजदूरी जो है वैसे ही कार्य पर उसी सेवायोजक के अधीन नियुक्त श्रमिक द्वारा दुर्घटना के तुरंत पूर्व के 12 महीनों में अर्जित मजदूरी का मासिक औसत, अथवा उस सेवायोजक के अधीन वैसे ही कार्य पर श्रमिक नियुक्त ना होने पर उसी परिक्षेत्र में वैसे ही कार्य पर नियुक्त श्रमिक द्वारा श्रमिकों दुर्घटना के तुरंत 12 महीनों के अर्जित की जा रही मजदूरी का मासिक औसत। अब थर्ड आता है अन्य दशा के अंदर हम मंथली वेजेस निकालेंगे। ग्रॉस इनकम ऑफ टोटल डेज ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाय 30। कुल कार्य के दिन में प्राप्त सकल आय, जिसको हम डिवाइड करेंगे कुल कार्य के दिन इंटू 30। अब आता है रिव्यू ऑफ हाफ मंथली पेमेंट। इसमें कुछ प्रोविजंस है उसको ऐसे ही हम देख लेते हैं। पुनर्विचार की दशाएं होती है जिसमें रिव्यू कंडीशंस है कुछ वो देखनी होती है। पुनर्विचार के बाद के कुछ आदेश होते हैं वो ध्यान में रखने हैं, और कंप्यूटेशन ऑफ हाफ मंथ ईयरली पेमेंट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पनसेशन। जब सेवायोजक कॉम्पनसेशन या क्षतिपूर्ति डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको क्या चीज़ें ध्यान रखती हैं? इसके लिए देखिए, क्षतिपूर्ति की राशि आयोग के पास जमा करवाना होता है उसको, तो जो भी उसकी स्त्री या वैधानिक अयोग्यता लीगल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति को वो एक मुश्त राशि का भुगतान करा जाएगा। मृतक श्रमिक के आश्रित को एडवांस देना। अब ये भी हो सकता है कि उसकी जो कम से कम 2-3 महीने की जो उसकी मजदूरी है उसका एडवांस दे दिया जाए, लेकिन ये उसके क्षतिपूर्ति के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अन्य राशि में आयुक्त के पास जमा करवाना। अगर कोई भी अन्य राशि है तो वो आयुक्त के पास जमा होगी। आयुक्त की रसीद दायित्व से मुक्ति का प्रमाण उसे देना पड़ता है। आश्रितों को सूचना देनी पड़ती है। क्षतिपूर्ति की राशि आश्रितों में वितरित करनी होती है। कोई आश्रित ना हो तो पर ना होने पर सेवायोजक को देना होता है।
किसी व्यक्ति को देय राशि का भुगतान करना है। स्त्री या वैधानिक रूप से अयोग्य व्यक्ति की दशा में विनियोजन है। इसके अंदर वैधानिक अयोग्यता की दशा में भुगतान, आदेश में परिवर्तन एवं कपट या अनुचित साधनों से प्राप्त धन वसूल करने का अधिकार होता है। अब इसमें हम देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, फैटल एक्सीडेंट, जिसको हम बोलते हैं प्राण घातक दुर्घटना का विवरण। अब अगर ऐसा कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जो एम्प्लॉयर, जो आयुक्त है, वो सेवायोजकों से किसी भी प्रकार के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, किसी भी सूत्र की सूचना मांग सकता है, पंजीकृत डाक से सूचना मंगवा सकता है, विवरण की विषय वस्तु क्या रही, मृत्यु कैसे हुई, क्या समय था, क्या, और क्षतिपूर्ति की राशि जमा करवाने के लिए उससे उत्तरदायी ठहरा सकता है, निर्धारित प्रारूप में विवरण मांग सकता है, विवरण प्रस्तुत करने की अवधि होती है, क्षतिपूर्ति की राशि जमा करवानी होती है, क्षतिपूर्ति की राशि जमा ना कराने पर कारण का उल्लेख करना एवं दायित्व स्वीकार करने पर आयुक्त का कर्तव्य। अब इसमें आते हैं रिपोर्ट्स ऑफ फैटल एंड सीरियस एक्सीडेंट। आयुक्त को रिपोर्ट भेजनी होती है, रिपोर्ट देने की अवधि होती है, जैसे गंभीर चोट आई तुरंत उसको रिपोर्ट भेजनी है, परिस्थितियों का विवरण करना होता है, उसको मृत्यु कैसे हुई, गंभीर चोटें कैसे लगी, आयुक्त के बजाय किसी प्राधिकारी को रिपोर्ट देनी अगर है तो वो भी भिजवानी पड़ती है, और किन्हीं अन्य परिसरों पर प्रावधानों को लागू करना एवं कुछ कारखानों पर धारा का लागू ना होना, जैसे यह धारा उन कारखानों पर लागू नहीं होती जिसपे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक, ये जो यूनिट था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, वो फिनिश हो गया। आपको जो असाइनमेंट करना है वो है एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वेजेस।